हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं सूरज कुमार। आज हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 10th का जो आपका साइंस का जो पेपर होने वाला है उसके लिए आज कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बात करेंगे। सब्जेक्टिव पेपर की आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और अगर मैं साफ साफ आपको बताऊं तो ये देख लो, ये आपका झारखंड बोर्ड जो आपके पास 2023 का जो मॉडल पेपर था ना, मॉडल पेपर बोल रहा हूँ, जो आपका जो एकदम जो पेपर था आपके पास 2023 का जो ओरिजिनल पेपर था, जो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे कि आपका क्या क्या प्रश्न आपका आया था, ठीक है। और साथ ही साथ मैं सब आपको तमाम चीज़ें समझाने की भी कोशिश करूँगा, तो समझने का कोशिश कीजिएगा। अभी देखा है तो आपके पास इनफ समय है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो नंबर लाने के लिए, ठीक है। बाकी मैथ का भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, कर लीजिएगा। हिंदी का तो हिंदी बी का पंगे सर ले रहे, हिंदी ए का भी मैं डालूंगा, तो सब कुछ आपको कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में बातें करते रहेंगे। देखो, सबसे पहला प्रश्न आपके पास, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो देखो, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ठीक है ना, तथा सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये जो टोटल प्रक्रिया होता है, यही जो प्रकाश का बैंड होना, या फिर बोलो कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, यही प्रकाश की अपवर्तन की घटना होती है। चीजें समझ में आई। बस याद रखना कि जब भी प्रकाश किरण विरल, विरल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल, ठीक है, और एक होता है सघन माध्यम, सघन मतलब जो डेंस होता है। जैसे हवा और पानी की बात करूं तो पानी आपका हो जाएगा सघन माध्यम और हवा हो जाएगा आपका विरल माध्यम, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई आपके पास। जो गाढ़ा समझ, इस तरह समझो, जैसे गाढ़ा, जो ज्यादा गाढ़ा होगा वो आपका क्या होगा, सघन होगा, और जो कम गाढ़ा होगा वो आपका विरल होगा। तो कभी भी अगर लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही बाबू, तो याद रखना वो हमेशा अभिलंब की ओर मुड़ेगा, ठीक है। और अगर वो कभी भी अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश कभी भी जाए तो हमेशा वो अभिलंब से दूर भागेगा। तो ये चीज आता है कभी कभी डेफिनेशन में, याद रखना मेरी बात। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है। देखो, नेत्र का वह दोष जिसमें क्या होता है कि कुछ सामने रखी वस्तु, फिर बोलो कि सामने रखी वस्तु स्पष्ट तो दिखाई देती है लेकिन दूर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, धुंधली नजर आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से का जो दोष आपको होता है वो क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। अब बोलेगा सर निकट दृष्टि दोष में तो निकट वाला वस्तु दिखना नहीं चाहिए, नाम के हिसाब से तो यही पता चल रहा है। तो याद रखना बाबू, ये थोड़ा उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष बोले यानी कि निकट का वस्तु साफ दिखाएगा लेकिन दूर का वस्तु साफ नहीं दिखेगा। उसी प्रकार से जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें क्या होगा कि दूर का वस्तु तो साफ दिखेगा लेकिन निकट का वस्तु अच्छा नहीं दिखेगा। तो फिलहाल निकट दृष्टि दोष की चीजें समझ में आ गई आपको। साथ ही साथ देखा है तो इसे कैसे दूर किया जाता है, तो इसे हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करके दूर कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो दूर दृष्टि दोष होता है उसका हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करके हम लोग उसको आराम से दूर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चीजें समझ में आ गई आपको। निकट का अवतल लेंस द्वारा संशोधन किया जा सकता है और दूर दृष्टि का उत्तल लेंस द्वारा उसका हम लोग संशोधन कर सकते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखो, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता अगर देखी जाए क्यों होती है, क्योंकि देख लो, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करें इसी कारण से, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि कभी भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रिया से पहले का जो द्रव्यमान होता है और जो अभिक्रिया के बाद का जो द्रव्यमान होता है, ये हमेशा देखा जाए तो बराबर होना चाहिए। और एक होता है स्थिर अनुपात का नियम। बच्चे क्या कर लेते हैं, दोनों को बराबर चीजें सेम चीज समझ लेते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम सेम चीज, जो कि गलत बात है। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से पहले का जो तत्वों का जो अनुपात होता है वो अभिक्रिया के बाद के तत्वों का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। या फिर अगर सीधा सीधी में बोलूँ, सीधा सीधी समझो, जैसे कि आप लोग कहीं भी अगर आप लोग जल लेते हो, ठीक है, कहीं का भी आप लोग जल लो, ठीक है, आप अपने घर का जल लो, समुद्र का जल लो, ठीक है, कहीं कुएं का जल लो, सब जगह पे जो जल का फॉर्मूला होगा H2O ही होगा, 2 अनुपात 1 ही होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग क्या करो, पानी को जला दो, वो भाप बन जाएगा। तो पानी जलने से पहले और जलने के बाद जो भाप बना उसमें भी आपका देखा है तो जल का 2 अनुपात 1 ही होता है, उसमें अनुपात का नियम उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, तो चीजें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज समझ में आएगा ना, हम लोग इसको क्यों देखा जाए संतुलित करते हैं, तो क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन हो इसी कारण से, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कहाँ चला गया जी, थोड़ा देख लिया जाए। इसी तरह से होता है, आ जाओ, ये रहा, ठीक है। चलिए देखो,
यही चीज लिखा है कि नियम का पालन करें। एक संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण तब होता है जब अभिकारक में तत्वों के विभिन्न परमाणुओं की संख्या उत्पाद के बराबर हो। तो वही चीज मैंने आपको बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त नियम को लिखिए। तो देखो, आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण के परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होता है, क्योंकि ये सभी परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए प्रकृति का जनन में क्या महत्व है? तो देखो, डीएनए प्रकृति जनन के गुणों को अगली पीढ़ी तक लेकर चलती है। यानी कि डीएनए प्रकृति जो है यही क्या करता है, ये जो आपके पास जो पैतृक गुण होते हैं वो आपका संतान तक पहुंचाने का काम करता है। इससे प्राणियों का अस्तित्व बना रहता है, परंतु देखा तो विभिन्नता के कारण इसमें कुछ अंतर आ जाता है, ठीक है ना। डीएनए अनुवांशिक गुणों का संदेश वाहक है, ये चीज याद रखिएगा, पूछा जाता है। देखा है तो अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? तो डीएनए होता है, ठीक है, जो माता पिता से संतान को प्राप्त होता है। चीजें समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा यहाँ पे पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? देखो, अपमार्जकों को प्राकृतिक सफाई एजेंट होता है। देखा तो अपमार्जक जो होता है ये प्राकृतिक सफाई एजेंट होता है एक प्रकार का, यानी कि सफाई करने वाला चीज समझ लो, ठीक है। ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ देता है। इस प्रकार अपमार्जक वातावरण में संतुलन बनाने का कार्य करके पारितंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चीजें समझ में आई? सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अच्छा, लिखा है यहाँ पे, भूमिगत जल के कोई 2 लाभों का उल्लेख करें। तो भूमिगत जल के कोई 2 लाभ, सबसे पहले देखो भूमिगत जल फैलकर कुएं के जल स्तर को बनाए रखने में रखता है तथा खेतों की नमी को भी बनाए रखता है, ठीक है ना, याद रखना मेरी बात। उसी प्रकार से भूमिगत जल मनुष्यों तथा जानवरों द्वारा दूषित नहीं हो सकता, क्योंकि वो भूमि के अंदर पाया जाता है। तो ये 2 लाभ है। लाभ तो कई सारे हैं, पर बाकी देखा तो यू प्योर भी होता है भूमिगत जल, ठीक है, ये भी आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। अच्छा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो देखो, अवतल दर्पण जो क्या करता है, प्रतिबिंब का सीधा और उल्टा बनाता है प्रतिबिंब को, जबकि जो उत्तल दर्पण होता है ये बेसिकली सदैव सीधा बनाता है। अब देखो, अवतल दर्पण क्या करता है, सीधे बनने वाले प्रतिबिंब आभासी एवं उल्टे बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होता है। सबसे देखा है तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ये हमेशा क्या बनता है, आभासी बनता है, ठीक है। अच्छा, यह है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, जबकि जो इसमें ये हमेशा देखा है तो वस्तु से छोटा बनता है। तो ये सभी चीजें थी, ये आपको पता होगा, चूंकि ये 3 नंबर का प्रश्न है इसलिए 3 ही लिखा है, बाकी आप लोग 5-6 और लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? देखो, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी के वायुमंडल से होकर अधिक दूरी तय करता है, ठीक है। जैसे कि समझो ये पृथ्वी है, ठीक है, ऐसे थोड़ा बड़ा बना दो, देखो ये पृथ्वी सपोजिट आपका है, और मान लो यहाँ पे कहीं सूर्य, आप लोग यहाँ पे खड़े हो, तो सूर्य का जो प्रकाश है देखो ये वायुमंडल है, तो वायुमंडल में ज्यादा दूरी तय करता है एज कम्पेयर टू, अगर मान लो सूर्य यहाँ पे होता तो सीधे प्रकाश आ जाता है, यानी कि कम दूरी तय करना यहाँ पड़ता है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ वायुमंडल का ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है, जिस कारण से क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश का परिकिरण हो जाता है। और चूंकि लाल रंग का परिकिरण बहुत कम होता है तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले नीले रंग का परिकिरण अधिक होता है, इस कारण से क्या होता है कि अत्यधिक जो तरंगदैर्घ्य वाला जो लाल रंग है इसका परिकिरण बहुत कम हो पाता है। यानी परिकिरण होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है आपका तरंगदैर्घ्य पर, होगा नो डाउट, पर जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका परिकिरण कम, जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका परिकिरण ज्यादा। लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, इसीलिए उसका देखा जाए तो परिकिरण बहुत कम होता है, जबकि जो आपके पास नीला रंग होता है जिसका परिकिरण बहुत ही क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। वही चीज लिखा है, देख लो, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले नीले रंग का परिकिरण अत्यधिक होता है और अधिक तरंगदैर्घ्य वाला जो लाल रंग का परिकिरण होता है ये बहुत ही कम होता है, जिससे क्या होता है आंख तक केवल लाल रंग ही पहुंच पाता है। इसी कारण से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो आपका देखो आसमान या फिर सूर्य जो होता है वो रक्ताभ यानी कि लाल प्रतीत होता है। चीजें समझ में आ गया? अच्छा, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करें। तो संतुलित करने का काम आप लोग खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा बात है नहीं। देख लो, आपके पास देखा है तो H2Cl2 और आपके पास HCl था, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है, यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूँ तो 2 हाइड्रोजन और आपके पास क्लोरीन आ जाएगा,
ठीक है। तो देख सकते हो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये अब संतुलित हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास HCl के पास 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे NaH2O और यहाँ पे क्या आपके पास NaOH प्लस का H2 है। देख लो सोडियम एगो, इसमें भी सोडियम एगो है, हाइड्रोजन एगो और देख लो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन एगो, यहाँ हाइड्रोजन 2 और यहाँ हाइड्रोजन 3 है। तो कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लो, यहाँ पे जो आपके पास NaOH है इसमें 2 लगा देते हैं और यहाँ H2O के आगे भी 2 लगा देते हैं और Na के भी आगे 2 लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन Na जो होता है बेसिकली ये सोडियम होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है। तो ये आपका 2 हो गया। आपके पास हाइड्रोजन देखा जाए तो आपके पास इधर 2 हो गया, आपके पास यहाँ 2 2 4 हो गया। तो यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 2 4 है, ऑक्सीजन भी 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये संतुलित हो चुका है। उसी प्रकार से सी नंबर का देख लो, आपके पास MnO2, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड है, साथ साथ देखा तो HCl है, ये MnCl2 बनेगा, Cl2 बनेगा, साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो इसको संतुलित करने के लिए देख सकते हो यहाँ पे जनरली आपको कुछ नहीं करना है, HCl के पास 4 लगाना है और H2O का आगे 2 लगाना है। तो इस प्रकार से आप लोग संतुलित कर सकते हो। संतुलित करने का जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। अच्छा, अम्ल वर्षा किया है, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है, फिर बोलो क्यों नहीं करता है, ठीक है, जबकि वर्षा जल होता है, वो जबकि वर्षा जल होता है विद्युत का सुचालक होता है, क्यों बताओ। तो देखो सबसे पहले बात देख लो, देखो वर्षा जल का जब pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब देखो आश्रित जल क्या होता है, शुद्ध होता है, जिसमें आयन नहीं बनता है, जिस कारण से विद्युत चालन नहीं होता है। विद्युत चालन होगा कि नहीं होगा किसी लिक्विड में, वो डिपेंड करता है कि वो आयोनाइज्ड हो रहा है कि नहीं, उसमें आयन टूट रहा है कि नहीं। तो शुद्ध जल में आयन नहीं होता है, जिस कारण से क्या होता है कि वो विद्युत का चालन नहीं करता है। जबकि नल का पानी हो गया, वर्षा का जल हो गया, इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल जरूर होता है, ठीक है। और चूंकि देख लो कि जो वायु में उपस्थित जो SO2 NO2 ये जो गैस है ये जल में मिलकर इसे अम्ल बना देता है। इस कारण से अम्ल पता है कि वो H+ आयन में टूटता है, और जब आयन में टूटेगा यानी कि वो क्या करेगा, विद्युत का चालन करेगा। इसीलिए वर्षा का जल, नल का पानी भी थोड़ा सा क्षार या अम्ल होता है, जिस कारण से क्या होता है कि उसमें विद्युत का चालन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित यौगिक का नाम एवं संरचना सूत्र लिखें। सबसे पहले देख लो, एथेन से देखा जाए तो व्युत्पन्न एक एल्डिहाइड, कोई भी एक देखो एथेन से जो बनने वाला एल्डिहाइड तो एथेनॉल हो गया। जैसे कि देख लो एथेनॉल का होता है CH3CHO, तो CH3CHO का देख लो यहाँ पे स्ट्रक्चर इस प्रकार से। उसी प्रकार देख लो प्रोपेन से व्युत्क्रम एक कीटोन, यानी कि प्रोपेन को ही कीटोन के साथ देखा है तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। जो देख सकते तो CH3CO CH3 जो कि आप लोग इस प्रकार से इसको बनाओगे, कीटोन बीच में लगता है पता है। एल्डिहाइड जो आपके पास देख लो इस प्रकार से होता है C डबल बॉन्ड OH इस प्रकार से साइड में लगता है, ये आपके पास एल्डिहाइड का होता है, ठीक है। उसी प्रकार से मेथेन का आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है तो मेथेन CH4 होता है, इसमें आपके पास COOH लगाना है, यानी कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपके पास देख लो मैथोनिक अम्ल बन जाएगा HCOOH, ठीक है, जो कि आपके पास इस प्रकार से दिख रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ये टोटल आपका मैथोनिक अम्ल का स्ट्रक्चर होता है। C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड H, ये आपका मैथोनिक अम्ल का होता है। तो इस प्रकार से आपका बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, यह कि जब एड्रेनल रुधिर से स्रावित होता है तब हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। देखो एड्रेनल को आपातकाल हार्मोन भी कहते हैं, इसी को आपातकाल हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन ही बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति भय या तनाव की स्थिति में होता है तब शरीर स्वयं एड्रेनल हार्मोन को बड़ी मात्रा में स्रावित कर देता है। इससे क्या होता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, घबराहट वगैरह बढ़ जाती है, हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होने लगती है, जिससे क्या हो जाता है कि एक्टिव हो जाता है शरीर से। देखा है तो पाचन तंत्र तथा जो आपके पास त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। इससे क्या होता है, इन अंगों में ध्वनि के देखा है तो आसपास की पेशी सिकुड़ जाती है। यह रुधिर की दिशा हमारे कंकाल पेशियों की ओर कर देता है, यानी कि जो रक्त की दिशा है उसको हमारे कंकालों की ओर कर देता है, जिससे डायफ्राम तथा पसलियां जो होती है वो संकुचन में सांस लेता है, यानी कि जोर जोर से सांस लेने लगता है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर शरीर को आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए तैयार करता है। आप लोगों ने देखा कि अगर आप लोग मान लो कि अगर आपका शरीर में लग रहा है कि एनर्जी नहीं है, फिर भी अगर आपको अचानक एक कुत्ता दौड़ा दे तो आप लोग बहुत तेज दौड़ दोगे, क्योंकि ये सब एड्रेनल हार्मोन के कारण करता है, आपका शरीर को मोर एक्टिव कर देता है, ठीक है। तो बस यही सब बात था। ऊर्जा के आदर्श स्रोत के क्या गुण है बताइए। तो देखो सबसे पहले बात तो प्रति एकांक आयतन अथवा बोलो प्रति एकांक जो द्रव्यमान होगा इसका कार्य अधिक कार्य होना चाहिए, बोले कि अच्छे से जलना चाहिए। तो सरलता से सुगमता से हमें मिल जाना चाहिए, सुलभता से मिल जाना चाहिए, ठीक है। भंडार यानी कि उसको संचित करके रखना, एक जगह से दूसरी जगह लेना, यानी कि परिवहन आसान होना चाहिए। सशक्त सस्ता भी होना चाहिए, ठीक है।
पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं? प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 को पार्श्व क्रम संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये बहुत बार आता है, या तो पार्श्व क्रम या तो श्रेणी क्रम, हर साल में ही आता है। ठीक है, चलो अच्छा, पार्श्व क्रम क्या आता है कि जब सभी प्रतिरोधों के एक छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? देखा है तो पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे कि देखो कि यहाँ पे एक प्रतिरोध है, कि यहाँ प्रतिरोध है, कि यहाँ प्रतिरोध है, इन सभी का इधर वाला छोर को एक साथ जोड़ दो, इधर वाला छोर के साथ जोड़ दो, तो ये जो आपके पास संयोजन हुआ ये आपका देखा है तो पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम संयोजन इसी को बोलते होगा। ठीक है, आप थोड़ा इसके लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो माना कि कोई 3 प्रतिरोध है R1 R2 R3, आप लोग का 4 भी ले सकते, तो कोई दिक्कत नहीं। समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इन पर जो विभव की मात्रा होगी वो समान होगा, यानी कि भी जो होगा देखा जाए तो आपके पास वो हर जगह पे समान होगा। याद रखना, जो आपके पास समांतर क्रम होता है उसमें विभवांतर समान होता है, याद रखना। और जो आपके पास श्रेणी क्रम होता है उसमें आपके पास धारा हर जगह पे समान होता है। ये चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो विभव जब समान होगा तब हम लोग को पता है कि ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम से हमको पता है कि V बराबर में IR होता है, सबको पता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, देखो अब देखो भी तो समान होता है सब जगह पे, पर I तो समान नहीं ना होता, इसलिए प्रतिरोध R1 के लिए I1 होगा, R2 का जो आपके पास धारा होगा, R2 प्रतिरोध का उसका I2 होगा, R3 प्रतिरोध का जो धारा होगा वो आपका I3 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपके पास V बराबर में IR अगर हम लोग निकाले तो अगर हम लोग V तो V रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर हम लोग प्रतिरोध 1 के लिए बोले तो क्या हो जाएगा? V बराबर में I1 बटे में R1, तो हम लोग I1 का वैल्यू अगर निकाले तो V क्या आ जाएगा? इधर बटे में चला जाएगा और ये I इधर आ जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि I बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास? V बटा में R1 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखो I2 बराबर में V बटे R2 और I3 बराबर क्या हो जाएगा? V बटे में R3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, बिंदु A और B के बीच कुल धारा क्या होगा? अब देखो इसके लिए आपको यहाँ डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? अच्छा, डायग्राम नहीं दिया तो हम ही बना देते डायग्राम। डायग्राम बनाने में क्या है, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी बाबू। इस प्रकार से एक डायग्राम बनाना, देखो 3 प्रतिरोध है तो तीनों प्रतिरोध को ऐसे ऐसे करके जोड़ देना। ठीक है, और एक प्रतिरोध यहाँ करके ऐसे करके दिखा देना, एक प्रतिरोध ऐसे करके दिखा देना, यहाँ पे A बिंदु दे देना, यहाँ पे B बिंदु दे देना, इसको R1 नाम दे देना, इसको R2 नाम दे देना, इसको R3 नाम दे देना, और यहाँ बीच से एक वोल्ट मीटर गुजार देना, क्योंकि वोल्ट हर जगह पे समान है इसलिए भी यहाँ पे दे सकते हो। नीचे में एक बैटरी इस प्रकार से बना देना। ठीक है, और बीच में यहाँ पे कहीं पे आप लोग यहाँ पे कुंजी दे देना। ठीक है, और जो आपके पास धारा है उसके लिए आप लोग चाहो तो सबके लिए यहाँ पे धारा, यहाँ पे देखा जाए तो धारा आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, 1 मिनट, धारा यहाँ सबके लिए अलग अलग होगा। तो इस R1 के लिए आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो इस प्रकार से, यहाँ पे एक बनाकर यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, मीटर में A लिख सकते हो। R2 के लिए यहाँ पे इस प्रकार से अलग से निकाल के यहाँ A लिख सकते हो, इस R3 के लिए A लिख सकते हो। बाकी इसके लिए मैंने पहले बहुत बार वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, बाकी इसका जब मैंने सॉल्यूशन कराया था 2023 वाला, तो उसमें आप लोग जाकर देख सकते हो। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार भी कराया, शायद इस बार भी था आपका मॉडल पेपर में, अच्छे से मुझे याद नहीं आ रहा है। बाकी तो मैं ये कराऊंगा, फिर से जरूर कराऊंगा क्वेश्चन, टेंशन लेना भी, आप लोग सिर्फ समझो। ठीक है, तो बाकी इस प्रकार से जो आपके पास A और B बिंदु के बीच जो कुल धारा होगा क्या हो जाएगा? I1 I2 R3। क्या क्या देख लो, तीनों प्रतिरोध जो था आपके पास, ये जो तीनों प्रतिरोध था आपके पास, इन तीनों का जो धारा था ये अलग अलग था, पर देखा है तीनों को जोड़ोगे तो कुल धारा देखा जाए तो आपके पास क्या होगा, उसको हम लोग टोटल प्रतिरोध का धारा बोलेंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो आपके पास जो कुल मिलाकर जो आपके पास A और बिंदु B के बीच में जो आपके पास धारा है वो क्या है? I1 I2 और I3। चलो I1 I2 I3 का वैल्यू रखते हैं जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो I1 I2 I3 ये कुल धारा है, यानी कि इस कुल धारा को हम लोग I मान लेते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे में R1 प्लस का V बटे R2 प्लस का V बटे R3 हो जाएगा। और इस प्रकार से देख लो V कॉमन अगर आ गया आपका, देख लो यहाँ से क्या हो गया आपके पास, V अगर कॉमन आ गया, ऊपर में है यहाँ पे है, तो भी अगर कॉमन में आ गया बाबू, तो देखो यहाँ पे देखो। ठीक है, अगर आपके पास भी कॉमन में आ गया, और देखो यहाँ पे गौर करके कि यहाँ पे ये जो था आपके पास, यहाँ पे जो आपके पास I था, I का वैल्यू हम लोग अलग से भी, ये जो I है इसका भी अलग से हम लोग भी बटे में R लिख सकते हैं कुल प्रतिरोध के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि देखो, यदि बिंदु A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध R हो तो जो आपके पास I होगा वो V बटे में R होगा।
तो यही जो यहाँ पे आई था इसके जगह पे क्या लिख दिया है, V/R लिख दिया हुआ है। और बाकी इसका वैल्यू तो हम लोगों ने अभी देखा था, V/R1 प्लस का V/R2 प्लस V/R3। भी अगर कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस 1/R3। और यहाँ V/R, ये भी कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/R/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से मान लो और 4-5 प्रतिशत होता तो 1 प्लस का 1/R4 प्लस का 1/R5, इस प्रकार से चलते रहता। तो इस प्रकार से आपका श्रेणी क्रम का जो होगा आपके पास, ये आपका श्रेणी बोल रहा हूँ, आपके पास जो समांतर क्रम होगा या पार्श्व क्रम होगा, इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। बस परिपथ को बना लीजिएगा अच्छे से, इस प्रकार से आपका परिपथ बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका परिपथ बनेगा। इसको ए नाम दीजिए, इसको बी नाम दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग वोल्ट मीटर लगा देना। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बैटरी वगैरह जोड़ देना। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कुंजी दिखा देना। ठीक है, और प्रत्येक के लिए अलग अलग से आप लोग ए मीटर इस प्रकार से शो कर देना, इस प्रकार से ए मीटर शो कर देना, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग आराम से बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये शायद आपका सिलेबस में है कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट कर बताइए, अगर होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, धातु और अधातु के बीच 3 भौतिक एवं रासायनिक गुणों पर अंतर लिखना है। बहुत बार आया हुआ प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भौतिक गुण पर आधार पर देखते हैं। देखो, धातु जो होता है ये बेसिकली चमकीला होता है, जबकि अधातु चमकीला नहीं होता है। ये ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक होता है धातु, जबकि अधातु ऐसा कुछ नहीं होता है। बस ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, याद रखना मेरी बात। ठीक है, अच्छा, धातु अधातुवर्धी होता है, जबकि देखा जाए तो अधातु देखा जाए तो भंगुर होता है, ये अधातुवर्धीयता नहीं होता है। सरस्वती देखो तो जो धातु होता है ये तन्य भी होता है। यहीं पे लिखा हुआ है कि धातु जो होता है अधातुवर्धी तथा तन्य होता है। 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर लगभग लंबे तार के रूप में खींचा जा सकता है। सबसे अधिक तन्य धातु अगर बात करूँ, ठीक है, या फिर अधातुवर्धीय धातु की बात करूँ तो सोना होता है। ठीक है, और सबसे अधिक विद्युत का अच्छा सुचालन कौन करता है, चांदी करता है, देखना मेरी बात। जबकि जो आपके पास अधातु, इसमें अधातुवर्धीयता और तन्य का गुण नहीं पाया था। अब रासायनिक गुण पर बात करते, देखो धातु के जो परमाणु होते हैं ये धन आयन बनाते हैं, जैसे Na+, Mg2+, जबकि अधातु माइनस बनाते हैं, Cl-, O2-। ठीक है, जबकि जो आपके पास धातु के ऑक्साइड होता है ये क्षारीय होता है। ठीक है, जैसे कि Na2O, Na क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड होता है। इसके जो ऑक्साइड यानी कि जल के साथ रिएक्ट कराओगे तो जो आपके पास ऑक्साइड बनेगा, ये जो होगा ये बेसिकली क्षारीय होगा, NaOH देखो क्षार होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो अधातु का ऑक्साइड होता है ये अम्ल होता है। तो ये चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा यहाँ पे अमीबा के पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखो अमीबा जो होता है ये अपने कुटपादों के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। देखो होता क्या, देख लो, अमीबा जब भोजन के बिल्कुल समीप होता है तब वो क्या करता है, अपने चारों ओर कुटपादों का निर्माण करता है, और कुटपाद तेजी से बढ़ते हैं और क्या करते हैं, और भोजन को पूरी तरह से घेर लेता है, और धीरे धीरे कुटपादों के शरीर क्या करता है, धीरे धीरे कुटपादों के शरीर के सिरे आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह एक भोजन रसधानी का निर्माण होता है। जैसे कि देखो, समझो, देखो यहाँ पे खाद्य पदार्थ है, भोजन है, देखो यहाँ पे है। ठीक है, इस प्रकार धीरे धीरे अपने आप कुटपादों को बढ़ाता है, और इस प्रकार से इसको ग्रैब कर लेता है और अंदर में ले जाता है, और क्या बनाता है लास्ट में, देखा जाए तो आपके पास एक, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक रसधानी का निर्माण करता है वो। ठीक है, रसधानी का निर्माण करता है, और यह क्या करता है, इसमें भोजन के साथ जल भी होता है, और क्या करता है, भोजन का पाचन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा हो जाता है। पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर देखो कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है, और वहाँ क्या होता है कि देखो वहाँ फिर देखा है तो समूचे शरीर में वितरण हो जाता है। जो भी पोषक तत्व वगैरह होता है सारा चीज़ें पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। ठीक है, और अमीबा में पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर की सतह से किसी भाग में एक देखा है तो अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है कि अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से चीज़ें होती है, धीरे धीरे पिछवा करके जैसे कि बाहर निकाल देता है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे शायद बाहर निकालने वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस प्रकार से पीछे आएगा, और इस प्रकार से कहीं से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये अमीबा पोषण, तो ये कभी भी पूछे तो इसमें आपको डायग्राम भी बनाना बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कि अनुवांशिकता क्या है, अनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका। देखो अनुवांशिकता क्या होता है, माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुणों का संतानों में अवतरित होना ही क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। जैसे देखा जाए तो यह संतति में पैतृक लक्षणों के संचरण को ही अनुवांशिकता कहते हैं। तो जो आप लोग लिखना चाहो अच्छा है। ठीक है, अच्छा, अनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका। देखो यह एक अनुवांशिक पदार्थ है जिसमें सभी अनुवांशिक सूचनाएं कूटबंधित होते हैं, या बोले कि कूटबद्ध होते हैं, यानी कि इसी में सारे अनुवांशिक, ऐसा होना है, शरीर ऐसा करना है आपको, ऐसा आपका चीज़ें होंगे, सारा चीज़ें आपका इसी में होता है। जो जनन के माध्यम से
एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, ठीक है। और देखा है तो यह द्विगुणन द्वारा अपनी अनुकृति बनाता है जो जनन के माध्यम से संतति में पहुंचता है, ठीक है। तो याद रखना मेरी बात। सबसे देखा है तो ये विभिन्नताएं भी उत्पन्न कर सकता है, डीएनए जो होता है ये विभिन्नताएं भी उत्पन्न कर सकता है। तो ये था कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने पूरा आपको 2023 का जो सब्जेक्टिव पेपर है वो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। बस ये चुंबक की प्रेरणा वाला शायद आपका है कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर होगा तो मैं करा दूंगा। और ये जो आपके पास श्रेणी क्रम पासों क्रम वाला, इसका मैं अलग से वीडियो आपके लिए जरूर डाल दूंगा, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बाकी प्रीवियस ईयरों में मैंने डाला हुआ है, आप लोग वो भी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं अच्छे से इसके बारे में श्रेणी क्रम और पासों क्रम का मैं कोई वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन का सलाह कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ साथ जो बच्चे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।